औरत को कब्र में उतारते वक्त ऐसा क्या हुआ कि जनाजे में आज सब मर्द कोमा में चले गए। कारकुन ने वो मंजर बताया कि जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं दुकान से वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई कि मैं सकते में आ गया था। वो बोली, सज्जाद, आसिया का इंतकाल हो गया है। मैंने बड़ी हैरत से अपनी बीवी की जानिब देखा था। शायद मैं उसके चेहरे के तासुरात से यह अंदाजा लगाना चाहता था कि कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही। अगर ये मजाक था तो बहुत ही घिनौना मजाक था। मैं बोला, तुम ये क्या कह रही हो? वो अचानक कैसे मर सकती है? मेरी बीवी बोली, मैंने जब ये खबर सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं उसका मुंह देख कर आई हूँ। उसके चेहरे पर बड़ा कर्ब था। सज्जाद, मुझे तो ऐसा लगता है वो आप सबकी शिकायत अल्लाह से जाकर करेगी। अपनी बीवी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कुछ और न बोला और घर से बाहर निकल गया। मैं अपने गेट पर खड़ा बड़ा परेशान सा था। तब मेरे पास शफीक आकर खड़ा हो गया। वो मेरा हमसाया था, उसके साथ मेरी खूब बनती थी। वो मेरे पास आकर बोला, सज्जाद, मर गई आसिया, हमारी जान छूट गई उससे। मगर सच कहूं तो दिल पर बहुत ज्यादा बोझ छोड़ गई है वो कमबख्त। उसको इस तरह मरना नहीं चाहिए था। मैंने महसूस किया था कि आसिया की मौत की खबर सुनकर सारा मोहल्ला ही उदास था। शायद ये उदासी उस लावारिस औरत की मौत की नहीं थी, बल्कि सब अपने अपने रवैये से डरे हुए थे। मोहल्ले के सब मर्दों ने उसके साथ बड़ा गैर इंसानी सलूक जो किया था। मैं चलता चलता आसिया बीबी के घर के दरवाजे पर आ गया था। वो 3 माह कबल ही हमारे मोहल्ले में आकर रिहाइश पजीर हुई थी। मैंने सोचा कि चलो जाकर उसकी तदफीन के इंतजामात में ही हिस्सा ले लेता हूँ। मैं दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। लगता ही नहीं था कि इस घर में कोई फौतगी हुई है, क्योंकि रोने की आवाज ही नहीं आ रही थी। फिर सोचने लगा कि एक औरत जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, उसकी मौत का गम किसने करना है, उसकी जुदाई में आंसू किसने बहाने हैं। यही वो दरवाजा था जहाँ 4 रोज कबल मैं और मोहल्ले के चंद बिखरे हुए नौजवान खड़े चिल्ला रहे थे। आसिया बीबी से तकाजा कर रहे थे कि हमारे मुतालबात पूरे करो, नहीं तो तुम्हें जिंदा दफन कर देंगे। मगर वो बड़ी जीदार औरत थी, हमारी धमकियों से हरगिज नहीं डरी थी। और आज ये वक्त आ गया था कि वो मर चुकी थी और हम सब उसकी तदफीन में हिस्सा ले रहे थे। आसिया बीबी कौन थी, उसके मुतालिक किसी को भी मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं थी। वो 3 माह कबल हमारे मोहल्ले में आकर बस गई थी। बिल्कुल तनहा थी। जब हम मर्दों को इल्म हुआ तो हम उसकी रखवाली करने लगे, किसी अच्छे के लिए नहीं, बल्कि उसकी जासूसी में, कि हमें उसमें कोई बुराई नजर आए और इस मोहल्ले से उसे चलता करें। कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे थे। उसके मुतालिक कोई बात सुनने में नहीं आई थी। हम मर्द जो ताक लगाए बैठे थे खुद ही पीछे हट गए थे। फिर वो औरत मोहल्ले की औरतों से मेल मिलाप बढ़ाने लगी थी। वो जिस घर भी जाती वो औरत उसकी शान में कसीदे पढ़ने लगती थी। एक दिन वो मेरे घर भी आई थी। मैं तो अपनी दुकान चलाया करता था। सुबह घर से निकलता तो शाम गए ही वापस आया करता था। जब मैं घर वापस आया तो मेरी बीवी कहने लगी, सज्जाद, आज हमारे घर आसिया आई थी। मुझे उसके जिक्र में कोई खास दिलचस्पी नहीं हुई थी, इसीलिए मैं बिस्तर पर लेट गया। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी बेइंतहा खुश है। मेरी बीवी औलाद की वजह से अक्सर परेशान रहा करती थी, इसलिए आज जब गैर मामूली तौर पर मैंने उसे खुश पाया तो इस्तफसार किए बिना नहीं रह पाया था। मैं बोला, क्या बात है रुकैया, तुम इतनी खुश क्यों हो? वो मुस्कुरा कर बोली, बताया तो है, आज हमारे घर आसिया आई थी। मैं बोला, अच्छा तो फिर इसमें खुशी की क्या बात है? रुकैया कहने लगी, सज्जाद, आसिया की शख्सियत ही ऐसी है कि उसकी संगत में इंसान अपने गम भूल जाता है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बातें तो इतनी अच्छी करती है कि सुनकर मजा ही आ जाता है। मैं बोला, अच्छा, फिर तो तुम्हें भी उससे बातें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो मेरे सर में दर्द रहने लगता है। मेरी बीवी ने मुझे घूर कर देखा तो मैं हंस दिया और बोला, अरे मैं तो फकत मजाक कर रहा हूँ। फिर यूं हुआ कि वो आसिया, जिसकी आमद से हम मोहल्ले के सभी मर्द चौंक गए थे, अब उसकी वजह से खुश खुश रहने लगे थे, क्योंकि वो जिस घर भी जाती उसकी बीवी को यही सिखा कर आती कि अपने शौहर की खूब देखभाल किया करो। वो मर्द जो सारा दिन घर से बाहर रहकर तुम लोगों के लिए कमा कर लाता है, उसका इतना भी हक नहीं है क्या कि जब वो घर आए तो उसे एक फ्रेश बीवी मिले जो उसके मुतालिक बातें करे। ये ना हो कि शौहर के आते ही शुरू हो जाए कि घी खत्म हो गया है तो चीनी खत्म होने वाली है। ये सब बातें औरत को तब करनी चाहिए जब वो अपनी कंपनी में मर्द की थकान उतार चुकी हो। ऐसा ही मेरी बीवी भी कर रही थी। मैं जैसे ही दुकान से वापस आता वो मेरे साथ प्यार भरी बातें करती। मेरी आमद से पहले साफ सुथरा लिबास पहनकर बैठी होती थी। अब तो मुझे अपनी शादी के शुरू के रोज याद आने लगे थे। मैं भी बड़ा खुश रहने लगा था। मेरी वो बीवी जिसके पल्ले मेरी कोई बात नहीं पड़ती थी, अब तो वो मेरी हर बात को हुक्म का दर्जा दिया करती थी। मेरे तो दिल से आसिया के लिए दुआएं निकलती थी और साथ ही साथ तजस्सुस भी होता था कि आखिर वो कैसी औरत है जिसने मोहल्ले की सभी औरतों को आगे लगाया हुआ है। मैंने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी बीवी से पूछ ही लिया था। मैं बोला, रुकैया, तुम आसिया की हर बात क्यों मानती हो? मैंने महसूस किया है कि वो तुम्हें जैसा कहती है तुम बिल्कुल वैसे ही करती हो। रुकैया कहने लगी, सज्जाद, वो दलील के साथ बात करती है। उस बेचारी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख सहे। वो हम औरतों को अपनी जिंदगी के बुरे हालात से सबक सिखाना चाहती है, ताकि हम में से कोई औरत उन हालात से ना गुजरे जिनसे वो गुजरी है। मैं बोला, अच्छा, ऐसा भी क्या हुआ है उसके साथ? मेरी बीवी कहने लगी, सज्जाद, आसिया बहुत हसीन औरत है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि अगर हाथ भी लगा लिया तो वो मैली हो जाएगी। उस दिन वो मुझे बता रही थी कि मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, क्योंकि बचपन से ही उसने हर मुंह से अपने लिए तारीफ सुनी थी। फिर वो जवानी की दहलीज पर पहुंची तो उसके लिए हर तरफ से रिश्ते आने लगे थे। हर इंसान उसकी चाह में लगा हुआ था, इसीलिए वो और ज्यादा मकरूर हो गई थी। आसिया की वालिदा को उसकी नीचर का इल्म था, इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़के का इंतखाब किया था जो अच्छा कमाता भी था। मगर फिर भी आसिया इस बात के गुरूर में थी कि वो बहुत ज्यादा हसीन है। उसका शौहर उसका जितना भी ख्याल रखता वो राजी नहीं होती थी। वो दुनिया जहाँ की चीजें उसके कदमों में लाकर रख देता था, मगर उसके शिकवे शिकायत ही खत्म नहीं होते थे। फिर उसका शौहर उससे बेजार होने लगा। आसिया कह रही थी कि मेरा शौहर कहने लगा कि जब कोई औरत मर्द को ज़हनी सुकून ही नहीं दे सकती
तो फिर उसकी खूबसूरती का अचार डालना है क्या? फिर उसका शौहर सुकून की तलाश में इधर उधर देखने लगा था और फिर उसे एक बेवा औरत से मोहब्बत हो गई जो बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी, मगर उसका शौहर उसके इश्क में ऐसा डूबा कि उसे आसिया से कोई सरोकार ही ना रहा। वो उस बेवा औरत से शादी करना चाहता था। आसिया ने शर्त रख दी कि अगर उससे शादी करनी है तो फिर पहले मुझे तलाक दे दो। वो इस गुमान में थी कि मेरा शौहर तो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, मगर उसके शौहर ने तो एक भी लम्हे की ताखीर किए बिना उसे तलाक दे दी। वालिदैन उसके मर चुके थे, भाई ने घर में जगह नहीं दी तो वो बेचारी यहाँ आ गई। मैं अपनी बीवी की बात सुनकर हंस दिया और बोला, आसिया, किसी ने सच कहा है, जो औरत मर्द के साथ ज्यादा लड़ती झगड़ती है वो मर्द के दिल से उतर जाती है। फिर मैं थोड़ी देर सोच के बोला, रुकैया, अगर तुम्हारी सहेली इतनी ही खूबसूरत है तो वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? रुकैया बोली, मैंने भी उसे यही मशवरा दिया था मगर उसने मेरी बात टाल दी। देखो आगे क्या होता है। रुकैया के मुंह से आसिया की तारीफ सुन सुनकर मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं उसकी एक झलक देख लूं, मगर कभी मौका ही नहीं मिला। आसिया हमारे मोहल्ले में जितना अरसा भी रही उसने बड़ी शराफत से जिंदगी बसर की थी। फिर एक दिन मैं घर आया तो मेरी बीवी कहने लगी, सज्जाद, मुझे 40,000 रुपए दे दो। मैं हक्का बक्का रह गया और बोला, क्यों, तुमने इतने पैसों का क्या करना है? तुम तो वो औरत हो कि आज तक मुझसे 40 रुपए का भी तकाजा नहीं किया। रुकैया कहने लगी, दरअसल मुझे मोहल्ले की एक औरत ने कहा है कि मैं तुम्हें एक ऐसी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी जिसकी दवा सिर्फ 1 माह इस्तेमाल करने से ही तुम हामला हो जाओगी। मैं ये बात सुनकर खुश हो गया था। हमारी शादी को 10 साल हो गए थे। औलाद की चाह तो मुझे भी थी, मगर आज तक रुकैया से इस मौजू पर खुलकर बात नहीं की कि कहीं उसका दिल ही ना टूट जाए। अब जब वो खुद से इलाज पर रजामंद हो चुकी थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बोला, रुकैया, डॉक्टरनी के मुतालिक अच्छी तरह से मालूमात हासिल कर लेना, ये ना हो कि हमारे पैसे ही डूब जाए। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, आज भी फकत आपको अपने पैसों की ही परवाह है, अपने मुंह से अच्छी अच्छी बातें निकालें, इंशाअल्लाह खैर होगी। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और पैसों की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अगर मुझे कर्ज भी लेना पड़ा तो भी मैं तुम्हारा इलाज जरूर करवाऊंगा। मेरी बीवी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। दुकान से इंसान इतना तो कमा नहीं सकता कि बीवी के एक इशारे पर ही 40,000 निकाल कर ले आए, मगर बात यह थी कि मेरी बीवी ने कभी फजूल खर्ची नहीं की थी और न ही कभी उसने पैसा खराब किया था। इस वजह से मैं सेविंग करने में कामयाब हो गया। मैंने अगले ही दिन अपनी बीवी को 40,000 लाकर दे दिए थे। वो बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं दुकान पर चला गया। जब घर वापस आया तो उसने मुझे बताया कि वो डॉक्टर के पास गई थी। रुकैया कहने लगी, सज्जाद, डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि तुम कितनी लापरवाह औरत हो, शादी को 10 बरस हो गए मगर तुमने अभी तक अपना इलाज क्यों नहीं करवाया? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। खैर, उसने मेरा चेकअप किया तो कहने लगी कि तुम तो बिल्कुल फिट हो, औलाद पैदा करने की सलाहियत भी रखती हो, बस बच्चादानी में थोड़ी सी खराबी है जो 1 माह की दवा खाने से ही खत्म हो जाएगी और फिर तुम माँ बन जाओगी। रुकैया इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, सज्जाद, हमारे घर में नन्हा सा मेहमान आएगा तो कितना अच्छा लगेगा ना? मैं मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बहुत ज्यादा। मैं तो अपने बच्चे को सारा दिन गोद से ही नहीं उतारूंगा, और हाँ, मैंने बच्चे की पैदाइश के बाद दुकान पर भी नहीं जाना। हम दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हो चुके थे, मुस्तकबिल के मुतालिक सुहाने ख्वाब देखने लगे थे। ये और बात थी कि रुकैया तो सारा दिन और सारी रात ही ख्वाब देखती रहती थी। मेरा मतलब वो जब से दवा लेकर आई थी सारा दिन सोई रहती थी। उसे घर बार का कुछ होश नहीं था। जब मैं काम से आता तो वो बड़ी मुश्किल से उठकर मुझे खाना देती और फिर से सो जाती थी। मैं इस सारी सूरत हाल से बड़ा परेशान हो गया था। मैं बोला, रुकैया, तुम हर वक्त सोई क्यों रहती हो? वो कहने लगी, फिक्र की बात नहीं है, मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि इस दवा से मुझे गुनूदगी हो जाएगी और फिर 1 माह बाद मैं बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाऊंगी। मैंने इस बात पर भी खामोशी इख्तियार कर ली थी और देखते ही देखते यूं ही 1 माह गुजर गया था। मैं बेइंतहा खुश रहने लगा था। मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहक भी मेरी खुशी को महसूस किए बिना नहीं रह पाए थे। वो मुझसे कहने लगे, क्या बात है, इतना खुश क्यों रहते हो आजकल? मैंने उनसे कह दिया कि मैंने औलाद के खातिर अपनी बीवी का बहुत महंगा इलाज करवाया है। अब मुझे 100% उम्मीद है कि अल्लाह हमें औलाद जरूर देगा, मगर मसला यह है कि मेरी बीवी सोई रहती है। मैंने ये बातें जिस ग्राहक को भी बताई वो सभी चौंक जाया करते थे, क्योंकि उनके साथ भी यही मसला चल रहा था। उनमें से किसी की बीवी दुबले होने के लिए दवा खा रही थी तो कोई अपने मेदे की खराबी की वजह से, किसी की बीवी नजर की कमजोरी का शिकवा करती थी तो किसी के बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे थे। मोहल्ले की सभी औरतों ने अपने अपने शौहरों से भारी रकम निकलवा कर अपना अपना इलाज करवाना शुरू करवा दिया था। न जाने वो इलाज कैसा था जिससे सबकी बीवियां हर वक्त सोई रहती थी। मैंने एक ग्राहक से कहा, तुम अपनी बीवी से ये मालूम करो कि उसे इलाज करवाने का मशवरा किसने दिया है। मैं भी अपनी बीवी से पूछने की कोशिश करूंगा। मुझे तो लगता है कि कोई एक ही औरत है जिसने हम सबकी बीवियों को इस काम पर लगा दिया है। और मेरा शक सही साबित हुआ था। एक एक करके मोहल्ले के सभी मर्दों ने अपनी बीवियों से उस औरत का नाम निकलवा लिया था जो उन्हें रंग बिरंगे मशवरे दे रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि आसिया थी। ये बात सुनकर तो मुझे शदीद धचका सा लगा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बात भी सामने आई कि मोहल्ले की जिस औरत ने भी भारी रकम देकर अपना इलाज करवाया है किसी को भी कोई फाका नहीं हुआ था, यानी सबके पैसे डूब चुके थे। अब मुझे बहुत गुस्सा आया था आसिया पर। उसने इस तरह हम दोनों मियाँ बीवी के जज्बात से खेला था। मैंने सोच लिया कि सब मर्दों के साथ एका करके आसिया बीवी से अपने पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि इतनी बात तो हमारी समझ में आ ही चुकी थी कि वो फ्रॉड थी और उसने ही हमारी हलाल कमाई पर हाथ साफ किए थे। मगर मेरे कहने से पहले ही मोहल्ले के तमाम मर्द हजरात आसिया बीवी के घर पहुंच चुके थे। उन्होंने दरवाजे पर खूब हल्ला गुल्ला किया था और साथ ही साथ आसिया बीवी को धमकी भी दी थी कि अगर उसने हमारे पैसे वापस न किए तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम उसे अपने मोहल्ले से निकाल देंगे। आसिया बीवी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर बड़े वकार से बोली, भाई साहब, आप बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो अपनी समझबूझ के मुताबिक इस मोहल्ले की औरतों को मशवरा दिया था
आगे इन्होंने जिस जिस डॉक्टर को भी पैसे दिए हैं अपनी मर्जी से दिए हैं, मुझे इसके मुतालिक कुछ इल्म नहीं है। मुझे जब ये बात बताई गई तो मैं गुस्से से बोला, फसाद की जड़ तो तू ही है ना। हमारी बीवियां तो बड़े आराम सुकून से अपने अपने घरों में बैठी हुई थी, तूने ही इनके दिमाग में खुराफात डाली है। बाकी लोग भी मेरी बात से मुत्तफिक थे, मगर हमारी बीवियां वो तो सोचने समझने से कासिर हो चुकी थी। उन्हें जब पता चला कि उनके मर्दों ने आसिया के दरवाजे पर हंगामा किया है तो उन्होंने अपने घरों में खूब हंगामा बर्पा किया था। औरतों ने साफ कह दिया था कि पैसे हमने खराब किए हैं, आसिया ने नहीं। उससे पूछगछ ना की जाए बल्कि हमसे पूछा जाए। कुछ दिन यूं ही गुजर गए, मगर मर्दों के अंदर जो गम और गुस्सा था वो किसी सूरत खत्म नहीं हो रहा था। मैं भी उनमें शामिल था। हमारी औरतें तो सादा हो सकती थी, मगर हमने तो दुनिया देखी थी। हमें इल्म था कि इस सब में आसिया की मिली भगत शामिल है और वही हमारे नुकसान की जिम्मेदार है। जाहिर सी बात थी, वो तनहा औरत थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो कोई काम धंधा भी नहीं करती थी, फिर उसका गुजारा कैसे होता था? इस तरह की बेईमानियां करके वो अपना पेट पालती होगी। हम सब ने इरादा बनाया कि फिर से आसिया के दरवाजे पर जाएंगे और उससे कहेंगे कि सीधी तरह हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो फिर हम उसके साथ जो करेंगे वो हरगिज भी अच्छा नहीं होगा। अब की बार मैं भी उन मर्दों में शामिल था जो आसिया के दरवाजे पर गए थे, मगर आसिया ने इस बार भी हमें टका सा जवाब दे दिया था। वो कहने लगी कि अगर आप सच में मर्द हो तो अपनी मर्दानगी अपनी बीवियों पर दिखाओ, हर चंद दिन बाद आकर मेरे दरवाजे पर हंगामा मत किया करो। हम कर भी क्या सकते थे, वो एक औरत साथ थी, इसीलिए हम अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। चंद दिन गुजरे थे इस वाक़े को और आज आसिया के मरने की खबर हम तक पहुंच गई थी। हर फर्द उदास था, मोहल्ले के मर्द शर्मिंदा थे, जबकि औरतें तो उसके लिए रोती भी रही थी। उनका कहना था कि आसिया तो बहुत समझदार थी, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। आसिया एक तन्हा औरत थी। हम मोहल्ले वालों ने ही मिलकर उसकी तदफीन का इंतजाम किया था और सब मर्दों ने ये का किया था कि दिल से आसिया को उसके किए हुए फ्रॉड के लिए माफ कर देंगे। हम सब उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंच चुके थे। उसका जनाजा पढ़ाया गया और उसके बाद सब मर्दों ने अपने मुंह से अल्फाज अदा किए थे कि हमने अपना हक इस औरत को माफ कर दिया और फिर अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। मैं जब घर पहुंचा तो मेरी बीवी बड़ी बेचैन थी, उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मैंने वजह पूछी तो वो अपना जब्त खो बैठी और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, मुझे आसिया की बहुत याद आ रही है। मैंने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो बहुत अच्छी जगह पर चली गई है, यहाँ पर तो बेचारी तन्हा थी, उसके दिल के दुख जानने वाला कोई नहीं था, वो मरकर अपने सगे रिश्तेदारों के पास चली गई है। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी को पुरसुकून किया था और फिर सो गया था। तकरीबन आधी रात को मेरी आंख शोर की आवाज से खुली थी। मोहल्ले में बहुत शोर हो रहा था, साथ ही साथ कोई सबके घरों पर दस्तक दे रहा था। मैं जल्दी से उठ बैठा था। रुकैया भी बहुत सहमी हुई थी, कहने लगी, सच्चात पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कयामत आ गई हो। मैं जल्दी से उठकर बाहर आया तो पता चला कि कब्रिस्तान से गोरखन आया है। हमारा गोरखन एक बूढ़ा शख्स था जिसे दिखाई भी कम देता था और सुनाई भी। उसने मोहल्ले वालों को बताया कि वो मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब उसे कब्रिस्तान से रोशनी नजर आई, साथ ही साथ कुछ हलचल भी हो रही थी। वो जल्दी से रोशनियों के रुख पर गया तो पता चला कि आज तुम लोग जिस औरत को कब्रिस्तान में दफना कर आए हो, दो मर्द उसकी कब्र खोद रहे थे। चूंकि वो एक बूढ़ा आदमी है, उन दो हट्टे कट्टे जवानों का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यहाँ आ गया कि सब लोग मेरे साथ चलकर इस गुनाह को होने से बचा लो। ये बात सुनकर सभी बिफर गए थे। वो औरत हमारे मोहल्ले की इज्जत थी, हम किसी को भी इस तरह के काम की हरगिज़ इजाजत नहीं दे सकते थे, इसीलिए डंडे और लाठियां उठाकर सब कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े थे। मगर जो गजब होना था वो तो हो चुका था। आसिया बीबी के मैयत को कब्रिस्तान से निकाल लिया गया था, अब वहां कुछ भी मौजूद नहीं था। ये एक ऐसी बात थी जो किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। इस तरह तो हमारी औरतें कब्र के अंदर भी महफूज नहीं थी। अब मैंने तजवीज पेश की कि पता लगाया जाए कि वारदात के वक्त कौन सा मर्द मोहल्ले में मौजूद नहीं था। सभी मर्द उस वक्त अपने अपने घरों में मौजूद थे। ये मामला हल नहीं हो रहा था। पुलिस को इस वाकये की खबर हो गई थी। हमारे मोहल्ले की ये बेइज्जती ही थी, मगर क्या किया जा सकता था। ये एक औरत के तकद्दुस का मामला था। मेरी बीवी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, बस यही कहती जा रही थी कि तुम लोगों ने बेचारी आसिया का जीना इस दुनिया में भी मुहाल रखा था और अब न जाने किसने उस बेचारी को उसकी आखिरी आरामगाह से भी निकाल दिया। पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि वो बहुत जल्द मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे। तब तक हमारे मोहल्ले का बहुत उदास सा माहौल था। मेरी बीवी भी बहुत अफसरदा रहा करती थी। मैं उसे खुश करने के बहाने ढूंढा करता था, मगर उसने कह दिया था कि वो तब तक मुस्कुरा नहीं सकेगी जब तक आसिया के मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाएगी। मुझे याद आया कि चंद रोज कबल मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि मोहल्ले में एक शादी आ रही है, वो चाहती है कि मैं उसके सोने के जेवरात दिलवा दूं। मैंने रुकैया से कहा, तुम एक दिन शादी का जिक्र कर रही थी, शादी कब है? रुकैया ने उदासी से कंधे उचका दिए थे। वो बोली, मुझे नहीं इनकी शादी कब है, अगर शादी का बुलावा आ भी गया तो भी मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरा दिल दुनिया की रंगीनियों से ऊब गया है, आखिर में तो इंसान ने मरना ही है ना। और देखो तो हम जैसी औरतें तो कब्र में भी महफूज नहीं है। जब से आसिया का वाकया हुआ है मुझे तो मरने से भी डर लगने लगा है। सचात क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? क्या मुझे भी नामालूम अफराद मेरी कब्र से निकाल कर ले जाएंगे? मैं रुकैया को समझा समझा कर थक चुका था। आज मैंने उसे गुस्से में झड़क दिया था। मैं बोला, मेरे साथ इस किस्म की फजूल बातें मत किया करो, मुझे अपने सोने के जेवरात ला कर दो, मैं दिलवा देता हूँ। वो उठकर खड़ी हो गई और कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे रुकैया की चीख की आवाज सुनाई दी थी। मैं घबरा गया, जल्दी से अंदर भागा तो सामने का मंजर बड़ा अजीब सा था। डरी सहमी हुई रुकैया खड़ी थी और उसके सामने जेवरात के सब डब्बे खाली पड़े थे। वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। वो बोली, सच्चात आपने मेरे जेवरात निकाले हैं ना? मैं गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैंने तुम्हारे जेवरात निकाल कर क्या करना है? पीछे हटो, मैं देखता हूँ। फिर मैंने पूरी की पूरी अलमारी छान मारी थी।
रुकैया के जेवरात नहीं मिले थे। बस इतना ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी सारी जमा पूंजी भी अलमारी से गायब थी। रुकैया तो फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि मैं हक्का बक्का खड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। न हमारे घर चोर घुसे, न डकैती की वारदात हुई, फिर नकदी और जेवरात कहाँ जा सकते थे। मैं बहुत परेशान था, इसीलिए घर से बाहर निकल आया। सामने शफीक आता हुआ दिखाई दिया तो मैंने उसको आवाज देकर अपने पास बुला लिया था। वो बोला, क्या बात है यार, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं बोला, शफीक, परेशानी ही की बात है। फिर मैंने उसे सारा माजरा सुना दिया तो वो भी बहुत हैरान हुआ और मुझसे कहने लगा कि तुम्हें चाहिए कि घर में कहीं और देखो, शायद भाभी ने चीजों की जगह बदल दी हो और फिर वो भूल गई हो। मैंने सर हिला दिया और बोला, हाँ ऐसा ही करता हूँ। फिर मैंने अपना पूरा घर छान मारा था, मगर जो चीज खो चुकी थी वो हमें नहीं मिली। मैं अपने सदमे की वजह से 2 दिन घर से ही नहीं निकल सका। तीसरे दिन जब घर से बाहर निकला तो पता चला कि मुझसे मिलती जुलती वारदात तो कई लोगों के साथ हो चुकी है। मोहल्ले के कई घर ऐसे थे जहां से नकदी और दीगर कीमती अशिया गायब हो चुकी थी। फिर तो माहौल ये बन गया था कि जो शख्स अपने घर में पड़ी कीमती अशिया वाली तिजोरी खोलता, सबको सरप्राइज मिलता था। सबकी चीजें गायब हो चुकी थी। हमारे मोहल्ले में बहुत अजीब सा माहौल बन गया था। हम सब ने मिलकर थाने में FIR दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई थी कि वो हमारे साथ ताउन करेगी। कुछ दिन ही गुजरे थे कि थाने से इत्तला आई कि आसिया बीबी की मैयत को कब्र से निकालने वाले मुजरिम पकड़े जा चुके हैं। मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ हज़रात थाने पहुंचे थे। वहां जाकर जो इंकशाफ हुआ उसने तो हमें लर्जा कर रख दिया था, क्योंकि थाने में 2 मर्दों के साथ साथ आसिया बीबी भी मौजूद थी। SHO ने बताया कि आसिया बीबी एक बहुत बड़े गिरोह का हिस्सा है। ये लोग इसी तरह लोगों के घरों में डकैतियां डालते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। आसिया बीबी और उसके गिरोह की चंद दूसरी औरतें मुख्तलिफ इलाकों में बेआसरा औरत का रूप धार कर जाती हैं और फिर वहां की सादा लो औरतों को अपनी झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर अपने जाल में फंसा लेती हैं। फिर उन औरतों को इलाज के बहाने अपने शौहरों से भारी रकम निकलवाने पर जोर डालती है और फिर नींद की दवा ये कहकर उन मासूम औरतों को दे दी जाती है कि इससे तुम्हारे सब मसाइल हल हो जाएंगे। वो औरतें तो दवा खाकर सोई रहती हैं, जबकि आसिया बीबी जैसी औरतें घर घर जाकर सफाइयां करती हैं। ऐसा ही आसिया ने किया था और जब उसे इल्म हुआ कि उसके झूठ का पर्दाफाश होने वाला है तो उसने अपनी झूठी मौत का नाटक रचाकर अपने साथियों को बुलवा लिया। तुम लोगों के लिए तो आसिया हमेशा हमेशा के लिए मर जाती। ये तो भला हो उस गोरकन का जिसने आप लोगों को ये इत्तला दी कि आसिया की कब्र खोदी जा रही है, वरना आसिया को कब्र से इस तरह निकाल लिया जाता कि तुम लोगों को कभी इल्म ही ना होता कि असल में हुआ क्या था। ये सब बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया था। न जाने किस किस तरह के जराइम इस माशरे में पाए जाते हैं। ये तो भला हो उस SHO का जिसने मुजरिमों को न सिर्फ पकड़ा था बल्कि हमारा सामान भी हमें वापस लौटा दिया गया था। सब खुश तो थे, मगर सबके दिलों में ये खौफ बैठ चुका था कि अब हम अपने घर की 4 दीवारी में भी महफूज नहीं है। खैर, इस सारी परेशानी के अमल में मेरी बीवी एक दिन बेहोश हो गई। उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो तो 4 माह की हमला थी। ये अल्लाह का करम था कि उसने मुझे औलाद की खुशखबरी सुना दी। आप सबसे गुजारिश है कि अपने घरों पर मुकम्मल नजर रखें। आजकल फ्रॉड ये तरह तरह के रूप धार कर सरगर्म हुए हैं। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल